बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 25 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एसिंक्रोनस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हमने पढ़े थे, SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, या फिर हमने D फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। उनके अंदर ये जो इनपुट थी ना, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप था उसके अंदर S और R इनपुट थी, ऐसे ही JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर J और K इनपुट थी, ऐसे ही D फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास D इनपुट थी। तो ये जो इनपुट थी ना, ये तमाम की तमाम इनपुट्स जो हैं वो सिंक्रोनस इनपुट थी। अब सिंक्रोनस इनपुट्स कौन सी होती हैं? ऐसी इनपुट्स जो क्लॉक पल्स के ऊपर वर्क करती हैं। मतलब क्लॉक पल्स आनी है तो उन्होंने काम करना है, अगर क्लॉक पल्स नहीं आनी तो उन्होंने वर्क नहीं करना। तो ऐसी इनपुट्स जो क्लॉक पल्स के साथ काम करती हैं, ऐसी इनपुट्स को हम जो है वो सिंक्रोनस इनपुट्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी इनपुट्स कौन सी हैं? एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस इनपुट्स वो इनपुट्स को कहते हैं, वो वाली इनपुट्स होती हैं जो क्लॉक पल्स के ऊपर काम नहीं करती। यानी क्लॉक पल्स आ रही हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं उनके ऊपर पड़ेगा, और अगर क्लॉक पल्स नहीं आ रही तो फिर भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इनपुट जो क्लॉक पल्स को फॉलो नहीं करती, उसके ऊपर काम नहीं करती, ऐसी इनपुट्स को हम एसिंक्रोनस इनपुट कहते हैं। अभी यहाँ पे हमें बताया ये जा रहा है कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप होता है, उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो इनपुट्स ऐसी होती हैं जो एसिंक्रोनस होती हैं, और उनमें जो पहली इनपुट है उसका नाम है प्रीसेट इनपुट और दूसरी इनपुट का नाम है क्लियर इनपुट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों में एक जेके फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया है। इस जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये जो जे इनपुट और के इनपुट है, ये दोनों सिंक्रोनस इनपुट है। मतलब ये जे और के जो इनपुट्स हैं, ये क्लॉक पल्स के ऊपर काम करेगी। क्लॉक पल्स आएंगी तो ये दोनों वर्क करेंगी, इसलिए ये दोनों क्या है? जे और के सिंक्रोनस इनपुट है। और यहाँ पर आपको दो इनपुट और दिखाई दे रही हैं, एक ये प्री के नाम से और एक ये CLR के नाम से। ये प्री जो है ये प्री सेट इनपुट है, और ये जो CLR है ये बेसिकली क्लियर इनपुट है। और ये प्री और CLR ये दोनों इनपुट जो हैं ये एसिंक्रोनस इनपुट है। मतलब इन ये जो है क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये है कि ये जो प्री और CLR दोनों इनपुट जो है वो ये एक्टिव लो इनपुट है। एक्टिव लो इनपुट कौन सी होती है? ऐसी इनपुट जो 0 पे वर्क करती है, 1 पे वर्क नहीं करती। 0 पे वर्क करेगी, 1 पे वर्क नहीं करेगी। ऐसी इनपुट को हम जो है वो एक्टिव लो इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ आई हैं कि जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनमें दो इनपुट ऐसी होती हैं, एक प्री और एक CLR। दो इनपुट ऐसी होती हैं जो कि एसिंक्रोनस इनपुट होती हैं। दूसरा आपने ये सीखा कि एसिंक्रोनस इनपुट ऐसी इनपुट्स होती हैं जो कि क्लॉक पल्स के ऊपर वर्क नहीं करती। तीसरा आपने ये सीखा कि ये जो प्री और CLR दोनों ये जो एसिंक्रोनस इनपुट हैं, ये दोनों एक्टिव लो इनपुट्स हैं जो कि 0 पे वर्क करेंगी और 1 पे वर्क नहीं करेंगी। अब दोस्तों इस प्री ये जो प्री हमारे पास इनपुट है, मतलब प्री सेट इनपुट है, इसके ऊपर चाहे वैल्यू 0 हो या 1 हो, जनाब ये आपकी क्लॉक के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। मतलब क्लॉक पल्स चाहे आ रही है या नहीं आ रही, इस क्लॉक पल्स का इस प्री के ऊपर या CLR इनपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये दोस्तों कि ये जो प्री आपकी इनपुट है, जब ये ज़ीरो होती है ना, जब ये क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो आपको मैंने अभी भी क्या बताया था कि जब ये ज़ीरो वैल्यू होगी इसके ऊपर तो ये वर्क करेगी। अब देखिए जब इसके ऊपर वैल्यू ज़ीरो होगी ना, तो क्या होगा? Q की वैल्यू 1 होगी और Q बार की वैल्यू 0 होगी। प्री इसका नाम है प्री सेट। सेट का मतलब है कि आपका सर्किट सेट हो गया। तो जब दोस्तों सर्किट सेट होता है ना, तो बेसिकली Q की वैल्यू 1 हो जाती है और Q बार की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। और ये किस फॉर्म ये कब होगा? जब प्री के ऊपर वैल्यू आप 0 अप्लाई करोगे और CLR के ऊपर आप वैल्यू 1 अप्लाई करोगे। तो मतलब जब इस तरह से आप करो ना कि प्री के ऊपर वैल्यू 0 अप्लाई कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि प्री जो है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। और जो CLR है उसके ऊपर वैल्यू चूँकि आपने 1 अप्लाई किया, तो आपको पता है ये जो एक्टिव लो इनपुट जो गई है, तो ये 1 के ऊपर वर्क नहीं करती। मतलब CLR के ऊपर 1 अप्लाई करने से CLR जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, जबकि प्री के ऊपर 0 अप्लाई किया तो वो एक्टिव हो गया, जिससे क्या हुआ? हमारा पूरा सिस्टम सर्किट जो है वो सेट मोड में चला गया। जब वो सेट मोड में जाता है तो Q की आउटपुट जो है 1 हो जाती है और Q बार की आउटपुट 0 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है दोस्तों कि अगर आप प्री के ऊपर 1 अप्लाई करो और CLR के ऊपर 0 अप्लाई करो, तो इससे अब क्या होगा? देखिए प्री के ऊपर 1 अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये
एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ये एक्टिव लो इनपुट है और एक्टिव लो इनपुट 1 के ऊपर वर्क नहीं करती। उसके बाद सीएलआर के ऊपर आपने क्या अप्लाई किया? 0 अप्लाई किया है, जिससे क्या होगा, ये जो सीएलआर है यानी क्लियर इनपुट है, ये एक्टिव हो जाएगी। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो आपका जो ये जो सर्किट है ये क्लियर हो जाएगा, और जब दोस्तों सर्किट क्लियर होता है तो क्यू जो आउटपुट है वो 0 हो जाती है और क्यू बार जो आउटपुट है वो 1 हो जाती है। ठीक है, ये होगी 2 कंडीशंस। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आप दोनों के ऊपर 1 1 अप्लाई कर देते हो। आप दोनों के ऊपर क्या क्या अप्लाई कर देते हो? 1 1 अप्लाई कर देते हो, कुछ इस तरह से। ये देखो ज़रा, लेट्स से आप कुछ इस तरह से करते हो कि प्री के ऊपर भी आपने 1 अप्लाई कर दिया और सीएलआर के ऊपर भी 1 अप्लाई कर दिया। अब देखो आपको पता है ये दोनों क्या हैं? दोनों एक्टिव लो इनपुट्स हैं, ये 1 के ऊपर वर्क नहीं करती। अब देखो, जब आपने प्री के ऊपर 1 अप्लाई किया तो ये प्री भी वर्क नहीं करेगा, और सीएलआर के ऊपर जब आपने 1 अप्लाई किया तब भी ये सीएलआर भी वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब आप प्री के ऊपर भी 1 अप्लाई कर देते हो, सीएलआर के ऊपर भी 1 अप्लाई कर देते हो, तो फिर क्या होता है? फिर ये क्लॉक पल्स जो है वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब क्लॉक पल्स वर्क करती है तो फिर जो है आपका सर्किट जो है वो इस जे और के इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, तो जे और के इनपुट के अकॉर्डिंग ये सर्किट वर्क कब करता है? जब आप प्री के ऊपर भी 1 अप्लाई कर दो और सीएलआर के ऊपर भी 1 अप्लाई कर दो। तो उस सूरत में क्या होगा कि प्री भी एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, सीएलआर भी एक्टिव नहीं हुआ। जब दोनों एक्टिव नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारा सर्किट इस क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग जे और के को फॉलो करके, इन दोनों इनपुट्स को फॉलो करके जो है वो वर्क करेगा। तो ये होगा तीसरा सिनेरियो। उसके बाद चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है? चौथा सिनेरियो ये दोस्तों हो सकता है कि आपने प्री के ऊपर भी 0 अप्लाई कर दिया और सीएलआर के ऊपर भी 0 अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों जब आप इस तरह करते हो ना, देखो प्री के ऊपर 0 अप्लाई करने से क्या हुआ? प्री भी एक्टिव हो गया, और सीएलआर के ऊपर जब आपने 0 अप्लाई किया तो वो भी क्या हो गया? एक्टिव हो गया। दोनों के एक्टिव होने का मतलब क्या है? कि एक ही सेम टाइम के अंदर सिस्टम जो है, ये जो आपका सर्किट है वो सेट भी हो रहा है और क्लियर भी हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि एक ही सेम टाइम के अंदर जो है वो क्यू के ऊपर जो है 1 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और क्यू बार के ऊपर 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, और ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एक इनवैलिड इनपुट है। तो ये एक ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इनवैलिड मेथड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी प्री के ऊपर और सीएलआर के ऊपर सेम टाइम के अंदर 0 0 अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दोनों के ऊपर सेम टाइम में 0 0 अप्लाई करोगे तो ये एक इनवैलिड इनपुट बन जाएगी। क्योंकि इनवैलिड इनपुट कैसे बनेगी? क्योंकि दोनों एक्टिव हो गए ना। प्री के ऊपर भी 0 अप्लाई किया, वो भी एक्टिव हो गया, सीएलआर के ऊपर 0 अप्लाई किया, वो भी एक्टिव हो गया। तो एक ही सेम टाइम में सिस्टम सर्किट जो है वो सेट भी हो रहा है और क्लियर भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ये एक इनवैलिड इनपुट बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारी वही डिटेल सर बता रहे हैं। उसके बाद ये इसकी एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें देखें ये जे इनपुट है, ये के इनपुट है, ये क्लॉक पल्स आ रही है। उसके बाद ये प्री सेट इनपुट है आपकी, जो कि एक्टिव लो है, इसलिए इसके ऊपर ये बबल भी लगा हुआ है और इसके ऊपर बार भी है। उसके बाद ये क्लियर सीएलआर मतलब क्लियर इनपुट है, ये भी एक्टिव लो इनपुट है। और उसके बाद ये क्यू और क्यू बार आपकी आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम होगी इसकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिखाया गया है कि ये देखें, इस ट्रूथ टेबल में ज़रा गौर कीजिएगा। जब आपकी प्री की वैल्यू भी 0 होगी, सीएलआर की भी वैल्यू 0 होगी, मतलब दोनों क्या हो गए हैं? एक्टिव हो गए हैं। प्री भी एक्टिव हो गया 0 से और सीएलआर भी एक्टिव हो, तो क्या हुआ? यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनवैलिड आएगी। उसके बाद अगर प्री की वैल्यू 0 हो और सीएलआर की वैल्यू 1 हो, मतलब प्री की वैल्यू 0 का मतलब क्या? कि प्री एक्टिव हो गया, जबकि सीएलआर एक्टिव नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि क्यू आउटपुट जो है वो देखें 1 हो गया, और क्यू बार जो है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई गई, वो 0 हो जाएगी। उसके बाद जब आप प्री के ऊपर 1 अप्लाई करते हो, जिसका मतलब ये है कि प्री एक्टिवेट नहीं हुआ, और सीएलआर के ऊपर आपने 0 अप्लाई किया, जिसका मतलब है कि सीएलआर एक्टिव एक्टिव हो गया। जब सीएलआर एक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू उस वक्त 0 होती है और क्यू बार की वैल्यू उस वक्त 1 हो जाती है। उसके बाद अगर आप दोनों के ऊपर 1 1 अप्लाई कर दो, अगर दोनों के ऊपर 1 1 अप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या है? कि दोनों ही एक्टिवेट नहीं होंगे। जब दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर उस दौरान जो है क्लॉक क्लॉक ऑपरेशन जो है काम करेगा, मतलब क्लॉक पल्स जो है वो काम करेगी, करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और फिर आपकी जे जे और के इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क होगा। चैलेंज उसके बाद दोस्तों ये आपकी जो है ना, इसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाई गई है प्री सेट और क्लियर इनपुट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखें, जब जब आपका ये जो प्री है, जब उसकी वैल्यू क्या हुई? 0 थी। ये देखें, ये 0 ही ना, ये देखें उसकी वैल्यू क्या? 0। यहाँ पे प्री की वैल्यू 0 है, और ये जो सीएलआर है उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब प्री की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? कि वो सर्किट जो है वो क्या हो गया है? आपका सेट हो गया। सेट क्यों हुआ? क्योंकि प्री की वैल्यू 0 है ना, तो प्री की वैल्यू 0 होने से क्या होगा? प्री जो है, मतलब ये इसका पूरा नाम है प्री सेट। तो प्री सेट क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जब प्री सेट एक्टिव होगा तो ये आप देख सकते हैं
कि इस दौरान ये देखें ज़रा, इस दौरान क्या हुआ है कि आपका जो क्यू आउटपुट है वो 1 हो गई है, ये देख रहे हो? क्यू आउटपुट 1 हो गया। हालाँकि ये देखो ये क्लॉक पल्स आपको यहाँ पे हालाँकि अगर आप गौर करो तो ये आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये बेसिकली या तो पॉजिटिव एज के ऊपर काम करता है या नेगेटिव एज के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, हालाँकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एज नहीं आ रहा, मतलब कोई भी पॉजिटिव एज यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद देखो क्यू आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। इसका मतलब फिर ये हो गया कि प्री जो है और ये जो सीएलआर है ये आपकी क्लॉक पल्स को फॉलो नहीं करते। इस तरह यहाँ पे आप गौर करो, यहाँ पे ये देखो ज़रा, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे सीएलआर जो है 0 हो गई है और प्री जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो गई है। ये देखो, ये प्री की वैल्यू ऊपर की तरफ है ना, ये सिग्नल स्क्वायर वेव, तो इसका मतलब इसकी यहाँ पे वैल्यू 1 है और ये स्क्वायर वेव नीचे की तरफ है, इसका मतलब वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीएलआर जो है वो 0 की वजह से एक्टिव हो गया। जब वो एक्टिव हुआ, देखो क्यू की जो आउटपुट है वो 0 हो गई है। हालाँकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्लॉक पल्स का जो वो है ना, वो पॉजिटिव एज वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है? और जब दोस्तों दोनों 1 होंगी, यहाँ पे देखो जब आपकी दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी, यहाँ पे देखो ये भी सॉरी ये 1 है, ये देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जैसे ही क्लॉक पल्स जनरेट होगी तो फिर आपकी ये जे और के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, मतलब फिर ये जे और के इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगी और यही वजह यहाँ पे देखो जे इनपुट 1 हुई तो फ़ौरन से क्यू आउटपुट जो है वो भी 1 हो गई है। तो बस आपने यहाँ पे यही याद रखना था कि जब आपकी प्री जो है और सीएलआर जो है, उन दोनों में से कोई एक अगर 0 हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी की आउटपुट जो है वो वर्क करती है। अच्छा जी। ये टाइमिंग डायग्राम बेसिकली दोस्तों कुछ इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपको देखें ऊपर जो मैंने आपको बातें समझाई हैं ये ट्रुथ टेबल के अंदर, अगर आपको ये वर्किंग समझ आ गई है ना, तो जनाब ये जो टाइमिंग डायग्राम होती है ना बेसिकली ये वर्किंग ही बता रही होती है आपको कि ये कैसे वर्क कर रही है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलें, उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास 2 यहाँ पे आईसी बताए गए हैं। एक आईसी है 74HC74। ये बेसिकली दोस्तों वो आईसी है जिसको हम जो है वो एज़ ए डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एसिंक्रोनस इनपुट को यूटिलाइज़ करना हो, एसिंक्रोनस इनपुट मतलब प्रीसेट और क्लियर इनपुट को इस डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करना हो, तो उसके लिए आप इस वाले आईसी का इस्तेमाल करते हो। ऐसे वो कह रहा है कि अगर आपने जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एसिंक्रोनस इनपुट मतलब प्रीसेट और क्लियर इनपुट को यूटिलाइज करना हो तो उसके लिए हम ये वाले आईसी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नंबर क्या है 74HC112। ठीक है, तो ये बेसिकली वो बता रहा है और इसमें कोई भी जो है ना वो मुश्किल बात नहीं थी। बस इतना आपने याद रखना है कि अगर आपने डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एसिंक्रोनस इनपुट यूज़ करनी है तो हम ये वाला आईसी यूज़ करते हैं और अगर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है वो एसिंक्रोनस इनपुट यूटिलाइज़ करनी है तो उसके लिए हम ये वाला आईसी जो है वो यूज़ करते हैं। बस उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स। अब दोस्तों ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कौन से होते हैं? जब दोस्तों आप दो फ्लिप फ्लॉप को आपस में जोड़ देते हो, अटैच कर देते हो, लिंक कर देते हो तो दोस्तों वो हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अभी अब आप सोच रहे होंगे कि हम दो फ्लिप फ्लॉप को जोड़कर ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाएं भाई? हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ गया? दोस्तों उसकी वजह ये है, आपने ऊपर पढ़ के आए हो बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको समझाया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक टाइम में या तो आपकी क्लॉक क्लॉक की पॉजिटिव मतलब जो राइजिंग एज होता है उस पे काम करता है या आपके फॉलिंग एज के ऊपर मतलब जो उसका डाउन एज होता है उस पे काम करता है। ठीक है? एक टाइम के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो राइजिंग एज पे भी काम कर रहा हो और फॉलिंग एज पे भी काम कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था जितने भी आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, डी चाहे वो आपका डी फ्लिप फ्लॉप था, चाहे वो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप था या चाहे वो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप था। तीनों फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या क्या रूल है कि या तो वो आपके राइजिंग एज पे काम करेंगे या वो आपके फॉलिंग एज पे काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी विश ये है कि आपने अपने जो फ्लिप फ्लॉप है उसको दोनों स्टेट पे काम करवाना है, मतलब राइजिंग एज पे भी काम करवाना है और फॉलिंग एज पे भी काम करवाना है। दोस्तों उसके लिए फिर हम जो है दो फ्लिप फ्लॉप को आपस में इस तरह से अटैच कर देते हैं कि वो हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। और दोस्तों मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की खासियत ये है, इसमें थोड़ी एडवांस एडवांस चीज़ ये है कि ये आपके दोनों एजेस पे वो काम करता है, राइजिंग एज पे भी वर्क करता है और मतलब आपके फॉलिंग एज पे भी काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये पैदा हुआ होगा कि ठीक है ये तो समझ आ गई कि ठीक है जी, हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इसलिए बनाया ताकि हम जो है दोनों एजेस पे वर्क कर सकें। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि हम दोनों एजेस पे काम करना चाहते क्यों हैं?
ठीक है, हम इन दोनों एजेस पे क्यों काम करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर ये है कि अगर आप दोनों एजेस पे काम करोगे तो क्या होगा, आपकी आउटपुट जल्दी जनरेट होगी, मतलब पॉजिटिव एज पे भी जनरेट होगी और नेगेटिव एज पे भी जनरेट होगी। लेकिन अगर दोस्तों आप सिर्फ किसी एक पे काम करोगे तो क्या होगा भला, जब मान लो अगर आपने सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव एज पे काम कर रहे हो, सो राइजिंग एज पे काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, सिर्फ जब तक पॉजिटिव एज आएगा तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज नेगेटिव एज पे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मान लो अगर पॉजिटिव एज के अंदर इसमें जारी बात है, थोड़ा डिले आएगा, थोड़ा फ़र्क होगा, मतलब ये मान लो 2 मिनट के बाद जो है, एक राइजिंग एज से दूसरा राइजिंग एज जो है 2 मिनट के बाद आता है। तो इसका मतलब है आपकी 2 मिनट के बाद आउटपुट दोबारा जनरेट होगी। लेकिन अगर आप यही काम ऐसे कर रहे हो कि आप पॉजिटिव मतलब राइजिंग एज पे भी काम कर रहे हो और फॉलिंग एज पे भी, तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपके राइजिंग एज और फॉलिंग एज में मान लो 1 मिनट का फ़र्क है। तो मतलब हर 1 मिनट के बाद आउटपुट जनरेट हो रही है। तो ये दोस्तों डिफरेंस है इन दोनों में, कि अगर आप सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एज पे काम कर रहे हो, या तो राइजिंग पे या फॉलिंग पे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपके आउटपुट जनरेट होने में। लेकिन अगर आप दोनों एजेस पे काम कर रहे हो, मतलब राइजिंग एज पे भी और फॉलिंग एज पे भी, तो इससे आपकी आउटपुट ज़रा जल्दी जनरेट होगी। तो ये दोस्तों इसका फ़ायदा है कि हम ज़रा अपनी आउटपुट जल्दी क्विकली जनरेट करवाने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। और ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम 2 फ्लिप फ्लॉप को आपस में जोड़ देते हैं, जो कि हमारे पास राइजिंग एज पे भी काम करते हैं और फॉलिंग एज पे भी काम करते हैं। अब दोस्तों अगली बात आपने ये भी याद रखनी है कि ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 पोर्शन होते हैं। जो पहला पोर्शन होता है उसको हम मास्टर कहते हैं और दूसरे पोर्शन को हम स्लेव कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको नीचे से अब डायग्राम से समझा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो दो जो है वो फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। एक आपका ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है और दूसरा आपका ये देखें, ये दूसरा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब ये जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने मास्टर का नाम दे दिया, मास्टर पोर्शन का, और जो दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप है उसको हमने स्लेव फ्लिप फ्लॉप का नाम दे दिया। और दोस्तों ये पूरे के पूरे सर्किट की जो आउटपुट है ना, वो एक सिंगल आउटपुट जनरेट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपका फर्स्ट मास्टर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट अलग से जनरेट हो रही है और जो स्लेव है उसके आउटपुट अलग से जनरेट हो रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके दोनों जो फ्लिप फ्लॉप अपने आपस में अटैच किए हो ना, उन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करके एक ही सिंगल आउटपुट यहाँ पे जो है क्या हो रही है, फाइनली जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात याद रखिए, जो आपका फर्स्ट मास्टर फ्लिप फ्लॉप है ना, मतलब ये जो मास्टर पोर्शन है, ये मान लो अगर आपका राइजिंग एज पे काम कर रहा है ना, तो दूसरा आपका फॉलिंग एज पे काम करेगा, और अगर ये आपका फॉलिंग एज पे काम कर रहा है तो दूसरा आपका राइजिंग एज पे काम करेगा। तो इस तरह दोस्तों ये दोनों मिलकर जो है कंबाइन होकर जो है वो वर्क करते हैं, कि एक जो है वो एक एज पे काम करता है और दूसरा दूसरे एज पे काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह ये दोस्तों ये वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब यही चीज़ ट्रूथ टेबल में बताई जा रही है। ये आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे इनपुट के अंदर जो क्लॉक है, वो देखिए यहाँ पे कोई उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्लॉक पर जो है वो पॉजिटिव मतलब राइजिंग एज होगा तो फिर ही वर्क करेगी। अगर आपको याद हो तो दोस्तों, हमने जब पीछे फ्लिप फ्लॉप के अंदर उसकी टाइप्स पढ़ी थी, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो सारा ट्रूथ टेबल में आपको बताता था कि यहाँ पे राइजिंग एज होगा तो वर्क होगा, या फॉलिंग एज होगा तो वर्क होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने कोई भी राइजिंग एज या फॉलिंग एज नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे सिर्फ सर ने जो है पल्स लिखा हुआ है, इस जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पल्स मतलब चाहे राइजिंग एज हो चाहे फॉलिंग फॉलिंग एज हो, ये दोनों एजेस पे वर्क करेगा, ये मतलब है इस पल्स का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो वो जे और के की वैल्यू इनपुट का तो आपको पता है, अगर जे की इनपुट भी जीरो हो और के की इनपुट भी जीरो हो तो क्यू जो आउटपुट है वो रिमेन सेम रहती है। उसके बाद अगर जे की वैल्यू जीरो हो, के की वैल्यू 1 हो, तो आपकी जे जो क्यू आउटपुट है वो 0 होती है। अगर जे की इनपुट 1 हो और आपकी के की इनपुट जो है वो 0 हो, तो फिर आपकी क्यू आउटपुट जो है वो 1 होती है। और अगर आपकी जो है जे इनपुट भी 1 हो, के इनपुट भी 1 हो, तो आपकी जो क्यू बार है वो रिमेन सेम रहती है, जिसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम, आपका जो सर्किट है वो टॉगल मोड में चला गया। और जब आपका दोस्तों सर्किट जो है वो टॉगल मोड में जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्यू आउटपुट है वो एक दफ़ा 0 होती है, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह वो वर्क करती है। और ये कब होता है, जब आपका जे की इनपुट भी 1 हो और के की इनपुट भी 1 हो, तो फिर आपका सर्किट जो है वो किस में चला जाता है, टॉगल स्टेट में चला जाता है। उसके बाद ये इसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाई गई है। ये टाइमिंग डायग्राम आप चाहे छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये ट्रूथ टेबल्स अगर समझ लिया है और ये सर्किट डायग्राम की आपको समझ आ गई है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये और दोनों पोर्शन के अंदर दोस्तों ये जो क्लॉक पल्स है ये कॉमन है। ये देखिए, ये जो क्लॉक पल्स आ रही है पीछे से, ये आपके फर्स्ट पोर्शन को फिर पहले मिल रही है, फिर उसके बाद उसका इन्वर्ट करके फिर हम आगे दूसरे पोर्शन को जो है वो दे रहे हैं, स्लैब स्लैब पोर्शन को। ठीक हो गया।
तो ये आपने ट्रुथ टेबल अच्छे से समझ लेना था। ये भी आपको समझ आ गया, बाकी सारे कंसेप्ट मैंने आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है। ओह सॉरी, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डिफरेंस नहीं, क्या ये होता कौन सा फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, ये सारे अच्छे से समझा दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करता है तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन की खसूसियात हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट खसूसियात हैं। प्रोपेगेशन डिले, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ और पावर डेसिपेशन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वन बाय वन इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जी प्रोपगेशन डिले। अब दोस्तों प्रोपगेशन डिले के लिए क्या होता है, प्रोपगेशन डिले दोस्तों ये होता है कि जब आप किसी भी सर्किट को इनपुट अप्लाई करते हो, किसी भी सर्किट को इनपुट मान लो आपने अप्लाई की यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इनपुट आपने अप्लाई किया है, इस इनपुट के जरिए पता थोड़ी देर के बाद आउटपुट जनरेट होगी। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आपने इनपुट अप्लाई की तो क्विकली आउटपुट जनरेट होगी, ऐसा नहीं होता। कि जब आप इनपुट अप्लाई करोगे तो उसके थोड़ी देर के बाद, मान लो यहाँ पे इनपुट अप्लाई की तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो आपकी आउटपुट जनरेट हुई है। तो दोस्तों ये जो इनपुट अप्लाई करने से लेकर आउटपुट जनरेट होने तक ये जो दरमियान में डिले आया ना, ये जो थोड़ा सा डिफरेंट दरमियान में डिले आया, इस डिले को दोस्तों हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। कि जब आप इनपुट अप्लाई करते हो सर्किट को, तो उस इनपुट से लेकर उसकी आउटपुट जनरेट होने तक दरमियान में जो थोड़ा डिले आया है, उस डिले को हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोपोगेशन डिले की सर ने चार जो है वो टाइप्स बताई हुई हैं कि प्रोपोगेशन डिले चार तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ें। मेन चीज़ जो थी वो थी प्रोपगेशन डिले, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने बैठ गया ना तो आपको काफ़ी मैं आपको क्या, आपको मेरी आदत का पता है, मैं छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ के समझाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको समझाऊंगा ना तो ज़्यादा टाइम ज़रा वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि इसकी चार टाइप्स होती हैं प्रोपगेशन डिले की। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेटअप टाइम। अब ये सेटअप टाइम क्या होता है, सेटअप टाइम दोस्तों ये होता है कि आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो कब काम करता है भला, जब आप उसके ऊपर क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो। जब आप उसके ऊपर क्या करते हो, क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखो, आपने ये क्लॉक पल्स अप्लाई की यहाँ पे, ये देखो ये क्लॉक पल्स अप्लाई की। अब दोस्तों इस क्लॉक पल्स से कितनी देर पहले आप अपनी आउटपुट अप्लाई करो, ठीक है, कि आपका सिस्टम वर्क करे। जरा बात गौर से सुनिएगा कि जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करो ताकि आपका सिस्टम वर्क करे, दोस्तों उस क्लॉक पल्स से कितनी देर पहले आपकी इनपुट अप्लाई की जानी चाहिए ताकि आपका सिस्टम वर्क कर सके। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, कि आपके क्लॉक पल्स से कितनी देर पहले आपकी इनपुट अप्लाई की जाए, इसको कहते हैं हम सेट, हाँ, इसको हम कहते हैं सेटअप टाइम। ठीक है, सेटअप टाइम के क्लॉक पल्स से कितनी देर पहले आपकी आउटपुट अप्लाई की जानी चाहिए। अब ये देखो ये क्लॉक पल्स है, ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन उससे पहले ये जो आपकी डी इनपुट है वो उससे कुछ देर पहले ही अप्लाई कर दी गई है। तो ये जो क्लॉक पल्स से कुछ देर पहले ही आपकी ये जो इनपुट अप्लाई कर दी गई है, दिस इज अ सेटअप टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास होल्ड टाइम। ये डेफिनेशन में लिखी हुई है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। आप यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ से भी याद कर सकते हो। अगर आपने कंसेप्ट से नहीं, अपनी वर्डिंग में नहीं लिखना, तो आप ये रटा भी यहाँ से रटा लगाना चाहते हो तो यहाँ से डेफिनेशन को रटा लगा सकते हो। लेकिन मेरा मेरा मोटिव आपको ये है कि आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आप इजीली जो है पेपर में अपनी वर्डिंग में भी लिख के आ सको, आपको वहाँ पे बोले ना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है होल्ड टाइम। होल्ड टाइम दोस्तों क्या होता है, होल्ड टाइम ये होता है कि आपकी क्लॉक पल्स के कितनी देर के बाद आउटपुट जो है वो, कितनी देर बाद आउटपुट जो है वो रहे, कि आपका सिस्टम सही से वर्क करे। मतलब ये देखो ना, आपने यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई की, उस क्लॉक पल्स अप्लाई करने के कितनी देर बाद आपकी इनपुट चेंज हो, इसको हम कहते हैं होल्ड टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, होल्ड टाइम। तो ये देखें, ये क्लॉक पल्स थी, इस क्लॉक पल्स के ऊपर ऐसे हमने जो है वो अप्लाई किया इनपुट। अब इस क्लॉक पल्स से पहले जो आपने इनपुट अप्लाई किया उसको हम सेटअप टाइम कहेंगे, और इस क्लॉक पल्स के बाद ये जो इनपुट जितनी देर तक रहेगी ना, उसको हम होल्ड टाइम कहेंगे। क्लॉक पल्स से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्लॉक पल्स से पहले जितनी देर आपकी ये इनपुट अप्लाई रहेगी उस टाइम को हम कहेंगे सेटअप टाइम, और क्लॉक पल्स के बाद ये जो इनपुट जितनी देर तक रहेगी उस टाइम को हम जो है वो उसका कहेंगे दिस इज अ होल्ड टाइम। ठीक है, तो ये हो गया सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अब ये दोस्तों मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि आप अपनी क्लॉक पल्स के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करो कि आपका सिस्टम वर्क करे।
कितनी फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करोगे आपका सिस्टम वर्क करे, ठीक है। यानी ना तो ज़्यादा आपने तेज़ फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देनी है, ना ही आपने बहुत ही स्लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है। तो जितनी आपके सर्किट की नीड है, अगर आप उतनी ही फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। कि मतलब मैक्सिमम कितनी मतलब एक साइकिल के अंदर एक इसको आपको पता है ना, एक साइकिल कहते हैं, दिस इज अ वन साइकिल, ये दिस इज अ वन साइकिल, ये एक साइकिल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका क्लॉक पल्स है वो जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस वन साइकिल के अंदर कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो कि आपका सर्किट वर्क करे, दोस्तों इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दूसरा रहता है पल्स विड्थ। अब पल्स विड्थ का तो आपको पता ही होगा कि ये जो आपने पल्स अप्लाई किया इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पल्स विड्थ। क्या मतलब एक जो आप पल्स अप्लाई कर रहे हो अपने सर्किट को वर्क करवाने के लिए, उस पल्स की जो दुरानियाँ है, ये जो दुरानियाँ है इसका, ये जो इसका दुरानियाँ है जिसको हम विड्थ कह रहे हैं, ये इसका दुरानियाँ कितना होना चाहिए कि हमारा सिस्टम सही से वर्क कर सके, दोस्तों इसको हम कहते हैं पल्स विड्थ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रहता है पावर डेसिपेशन। ये पावर डेसिपेशन क्या होता है? पावर डेसिपेशन ये होता है कि कोई भी सर्किट वर्क करने के लिए जो पावर कंज्यूम करता है उसको हम कहते हैं पावर डेसिपेशन। जैसे मान लो आपके पास एक बल्ब है और वो बल्ब चलने के लिए कितनी पावर लेगा, या आपके घर में एक मोटर लगी हुई है, वो मोटर चलने के लिए कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, तो वो मोटर चलने के लिए जो पावर कंज्यूम कर रही है ना, उसको हम कहेंगे दिस इज अ पावर डेसिपेशन। अब इस पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई। वी इंटू आई का मतलब क्या है कि जो आपने उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई की है, अगर उन वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके ऊपर अप्लाई की जाने वाली करंट के साथ, तो अगर आप वोल्टेज को और करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पावर डेसिपेशन आ जाता है कि इस सर्किट को वर्क करवाने के लिए कितनी पावर कंज्यूम की गई है या कंज्यूम हुई है, ठीक है। लें जी नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है जी वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। मैं एज ए गाइडर आपको फिर भी गाइड इसके बारे में कर देता हूँ, बाकी वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम थोड़े से टाइम के अंदर इसको जल्दी जल्दी बस इसका मेन जो कंसेप्ट है सिर्फ वो समझ लेते हैं, बाकी इसको इतना फोकस से करने की ज़रूरत हमें नहीं है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये इसका नाम है जी वन शॉट मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल का क्या मतलब है ये समझने से पहले आपको ये पता होगा बाई स्टेबल क्या होता है। तो दोस्तों इससे प्रीवियस हमने जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी है ना, लैचेस पढ़ी हमने डिफरेंट, और उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े, वो तमाम की तमाम जो डिवाइसेस थी वो बाई स्टेबल थी। बाई स्टेबल दोस्तों क्या होती है? बाई स्टेबल दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो स्टेट होती हैं और दोनों स्टेट स्टेबल होती हैं। अब स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? स्टेबल स्टेट दोस्तों ये होती है कि एक ऐसी स्टेट जो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप उसके ऊपर कोई इनपुट अप्लाई ना करो। मतलब जब आपने उसके ऊपर कोई नई इनपुट अप्लाई करनी है तो फिर उस स्टेट में जो है वो चेंज होना है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल स्टेट। और जितनी भी आपने पीछे डिवाइसेस पढ़ी हैं वो उनके अंदर दो स्टेट थी और दोनों स्टेबल स्टेट थी। मतलब अगर उनकी वैल्यू जीरो है ना तो वो भी स्टेबल है, अगर उनकी वैल्यू वन है तो वो भी स्टेबल है। कि मतलब अगर वैल्यू जीरो है तब भी आपने अगर जब तक नई इनपुट नहीं देनी तब तक उसने वन वाली स्टेट में नहीं जाना है। और इस तरह जो वन स्टेट थी वो भी उनमें क्या थी? स्टेबल थी कि जब जब तक आपने नई इनपुट नहीं देनी तब तक उसने वापस उस वन इनपुट ने वापस सॉरी आउटपुट ने जो है वो जीरो में कन्वर्ट नहीं होना। तो दोस्तों दिस इज अ बाइस्टेबल डिवाइसेस, ठीक हो गया। अब बात करते हैं मोनोस्टेबल की। तो दोस्तों मोनोस्टेबल डिवाइस वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट स्टेबल होती है, बाकी दूसरी स्टेट स्टेबल नहीं होती, ठीक है। अब एक स्टेट में एक स्टेट के स्टेबल होने का क्या मतलब है कि मतलब ये जो पहली स्टेट है मान लो ये स्टेबल है, ये कब चेंज होगी? जब आप कोई नई इनपुट दोगे। लेकिन जैसे ही कोई आपने नई इनपुट दी, आपकी स्टेट ऐसे चेंज हुई, स्टेट चेंज होने के बाद फ़ौरन से वापस से वो स्टेबल स्टेट में चलेगी। तो मतलब ये इसकी स्टेबल स्टेट है और ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है। स्टेबल स्टेट वो होती है जिसमें कोई नई इनपुट जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक उसने नेक्स्ट स्टेट में मतलब नेक्स्ट स्टेट में मूव नहीं करना। लेकिन ये जो अनस्टेबल स्टेट है ये दोस्तों एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप चाहे नई इनपुट अप्लाई ना भी करो फिर भी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वापस से अपनी स्टेबल स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये इसका जो है वो बनाया गया है सर्किट। फिर इस सर्किट के अंदर ये हमारे पास नॉट गेट है, अभी ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर है जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट से अटैच है और उसके बाद ये नॉट गेट है।
तो यहाँ पे उसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाई गई है कि ये देखें, यहाँ पे हमने ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिगर का मतलब है इनपुट अप्लाई की है। ये देखें, जैसे ही हमने इनपुट अप्लाई की तो पहले ये देखिए हमारी एक स्टेबल स्टेट चल रही थी, ये देख रहे हो, ये हमारी स्टेबल स्टेट चल रही थी। ये देखो ये स्टेबल स्टेट चल रही है। स्टेबल स्टेट चलने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई किया, मतलब इनपुट अप्लाई की, तो ये देखो फ़ौरन से क्या हुआ, ये स्टेबल स्टेट से ये देखो ये अनस्टेबल स्टेट में चला गया। जैसे ही अनस्टेबल स्टेट में गया, अब देखो नेक्स्ट हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं की, देख रहे हो? कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद देखो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली हमारा सर्किट जो है वो दोबारा से स्टेबल स्टेट में वापस चला गया। हालाँकि अगर ये एक स्टेबल स्टेट होती ये वाली, तो फिर मैं यहाँ पे नई इनपुट अप्लाई करता, तो फिर इसने वापस से 0 में जाता। लेकिन ये देखो मैंने यहाँ पे कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये जो सर्किट है, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है, वापस से अपनी स्टेबल स्टेट में चला गया है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है और ये इसकी स्टेबल स्टेट है। स्टेबल स्टेट मैंने आपको बता दिया वो स्टेट होती है जिसमें जब तक नई इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगी, और जो अनस्टेबल स्टेट होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमने कोई इनपुट चाहे अप्लाई नहीं भी की, उसने ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वापस अपनी स्टेबल स्टेट में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वन शॉट की दो टाइप्स बताई गई हैं, एक है नॉन ट्रिगरेबल और एक है ट्रिगरेबल। अब ये जो पहली है ना, वन शॉट नॉन रीट्रिगरेबल वन शॉट, ये दोस्तों वन शॉट की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपकी ये जो ट्रिगर है ना, इसका आपकी इस आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप चाहे अपने ट्रिगर की विड्थ, मतलब जो पल्स विड्थ है वो चाहे थोड़ी दो या ज़्यादा दो, इसका आपकी आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप चाहे एक सेम टाइम के अंदर मल्टीपल ट्रिगर भी अप्लाई करो, तो उन मल्टीपल ट्रिगर से आपकी आउटपुट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब जब आपकी ये जो ट्रिगर्स हैं अपने जो आप अप्लाई कर रहे हो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, दोस्तों अगर इन ट्रिगर्स से आपकी आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, दोस्तों इसको हम कहते हैं नॉन रीट्रिगरेबल वन शॉट। उसके बाद जो दूसरी टाइप है इसकी वो है जी रीट्रिगरेबल वन शॉट। अब ये रीट्रिगरेबल वन शॉट कौन सा होती है, एक ऐसी टाइप जिसमें आपकी ये जो ट्रिगर है, ये जो ट्रिगर आप अप्लाई कर रहे हो अपनी आउटपुट चेंज कर स्टेट चेंज करने के लिए, अगर दोस्तों ये ट्रिगर की वजह से आपकी आउटपुट पे फ़र्क पड़ रहा है, जैसे यहाँ देखो फ़र्क पड़ रहा है, ये देखो ये पहला ट्रिगर अप्लाई किया तो हमारे पास ये अनस्टेबल स्टेट जनरेट हुई, फिर दोबारा से दूसरा ट्रिगर अप्लाई साथ ही कर दिया, तो साथ ही जो है हमारे पास नेक्स्ट कंटिन्यूसली वो अनस्टेबल स्टेट जो है वो जनरेट हुई है। तो मतलब इस ट्रिगर की वजह से हमारी आउटपुट पे फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं रीट्रिगरेबल वन शॉट। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से इस लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी ये जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया ना वन शॉट वाला, ये वन शॉट वाला जो टॉपिक है पूरे का पूरा ये इम्पोर्टेंट नहीं था। ये आप चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया है, उम्मीद है आपको उसकी समझ जितना मैंने कंसेप्ट दिया उसकी समझ आ गई होगी फिर भी इंशाल्लाह। तो आपको ये लेक्चर कवर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।